हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन सनराइज। मैं कन्हैया कुमार मिशन सनराइज में आपका स्वागत करता हूं। आज का चैप्टर है कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कोशिका विज्ञान बायोलॉजी साइंस का एक अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, अतः इसे बारीकी से समझना नितांत आवश्यक है। सेल यानी कि कोशिका जीवन का आधार स्तंभ होता है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट ए सेल। कोशिका के बिना जीवन की उत्पत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम और हमारे आसपास के जितने भी जीव हैं या पृथ्वी पर जितने भी जीवित इकाई हैं, चाहे वह मनुष्य है, चाहे वह जीव जंतु हो, चाहे वह पेड़ पौधा हो, कोई भी जीवित इकाई जो पृथ्वी पर मौजूद है, सबकी उत्पत्ति कोशिका के माध्यम से ही हुई है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी भी जीवित इकाई की सूक्ष्मतम एवं कार्यात्मक कार्य करने वाली इकाई को कोशिका कहा जाता है। हमारा शरीर असंख्य अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना है। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है और अंग से बॉडी का निर्माण होता है। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, जबकि इसका बायोलॉजिकल या टेक्निकल नेम साइटो कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहलाता है। कोशिका के खोजकर्ता या जनक रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज किया था। ध्यान रखिएगा, ओवरऑल पूरी दुनिया में सर्वप्रथम जीवित या मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जबकि जीवित कोशिका की खोज 9 वर्ष बाद यानी कि 1674 ईस्वी में लीवन हॉक ने किया था। दोनों को ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था, जबकि लीवन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। कोशिका सिद्धांत को स्लाइडन और स्वान ने 1838-39 में दिया था। ये दोनों जर्मनी के जीव विज्ञानी हैं। सबसे छोटी कोशिका, ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होता है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जबकि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। अब यहाँ बड़ा और लंबा में अंतर समझ लेना जरूरी है। पार्लियामेंट संसद भवन बड़ा है, जबकि कुतुब मीनार या टावर लंबा है। मानव के संदर्भ में देख लेते हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका मनुष्य का स्पर्म होता है, जबकि मानव में सबसे बड़ी कोशिका फीमेल का अंडाणु डिंब या ओवम कहिए सबसे बड़ी कोशिका होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन मस्तिष्क का न्यूरॉन होता है। विभाजन रहित कोशिका मस्तिष्क का न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यही कारण है कि जब हमारे सिर पर जोर से चोट लगता है, हड्डी टूट जाती है और न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उसमें कोशिका का पुनर्विभाजन नहीं होता है, कोशिका का विभाजन नहीं होता है। परिणाम स्वरूप आदमी हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है, मर जाता है। सबसे तेज विभाजन हमारे यकृत यानी कि लीवर में होता है। इसमें इतना तेजी से विभाजन होता है कि यदि यकृत का कोई पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाए या कट फट भी जाए तो यह बहुत जल्दी अपना रिकवरी कर लेता है, ठीक हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, जब कोशिका का अनियंत्रित विभाजन होने लगता है तो इसी के परिणाम स्वरूप कर्क रोग होता है, कैंसर होता है। इसको डिटेल में आगे समझा जाएगा। ये एक संक्षिप्त टेलर है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हमने कोशिका का 2 फिगर बनाया है। एक है जंतु कोशिका का और दूसरा है पादप कोशिका का। और ये है कोशिका का संक्षिप्त रूप, जिसे हमने याद करने की दृष्टि से एक ट्रिक बनाया है। इसके माध्यम से हमने
गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। इसमें 9-10 पॉइंट होंगे और इसी पॉइंट के माध्यम से हम लोग संपूर्ण कोशिका विज्ञान का, साइटोलॉजी का अध्ययन कर लेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे। तो सबसे पहले संक्षिप्त रूप में हम इसका परिचय कर लेते हैं। एक का परिचय हो जाएगा तो दूसरा भी क्लियर हो जाएगा और ये जब कोशिका का हम लोग परिचय कर लेंगे तो आगे समझने में भी सहूलियत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी है कोशिकांग, कोशिका के अंग है। कोशिका के अंग को ही कोशिकांग कहा जाता है और कोशिका के सभी अंग जिस झिल्ली में रहती है उसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यानी कि कोशिका के सभी अंगों को कोशिका झिल्ली ही सुरक्षा प्रदान करती है। यहाँ कोशिका के संदर्भ में समझ लेना यह आवश्यक होगा, क्योंकि कोशिका किसी भी जीव की सूक्ष्मतम इकाई होती है और यह सूक्ष्मतम इकाई यानी कि कोशिका किस तरह से बॉडी का निर्माण करती है, इस उदाहरण से हम इसको स्पष्ट समझ लेंगे। जिस तरह से ईंट से दीवार का निर्माण होता है और दीवार से कमरा यानी कि रूम का निर्माण होता है और कमरा मिलकर के घर का निर्माण करता है, उसी तरह से कोशिका से ऊतक बनता है और ऊतक से अंग का निर्माण होता है और अंग मिलकर के पूरा बॉडी का निर्माण करते हैं। क्लियर? कोशिका संरचना के अंतर्गत ही कोशिका के सभी अंग को पढ़ना है। ये जो हमने ट्रिक बनाया है, ट्रिक क्या, इसी को पढ़ना ही है। तो सबसे पहले हम लोग कोशिका संरचना के प्रथम बिंदु कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन को समझते हैं। हमने बताया कि ये सभी कोशिकांग है यानी कि कोशिका के अंग है और कोशिका के अंग जिस झिल्ली में रहती है, जिस आवरण में रहती है, उसी को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कोशिका के सभी अंगों को सुरक्षा प्रदान करने वाली जो आवरण होती है उसी को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यानी कि कोशिका झिल्ली ही कोशिका के सभी अंग को सुरक्षा प्रदान करती है, एक तरह से गार्ड का काम करती है। ये जो कोशिका झिल्ली होता है यह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, जिसमें 2 परत प्रोटीन होता है और 1 परत लिपिड होता है। और ये कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में होता है और यह अर्धपारगम्य होता है, यानी कि लिक्विड को आंशिक रूप से आदान प्रदान करने की इसमें क्षमता होती है। यहाँ हमने स्पष्ट लिख दिया है कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, यह अर्धपारगम्य होता है और यह पादप और जंतु दोनों में होता है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। सेल वॉल स्पेशली पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधा में पाया जाता है और इसमें दोहरी झिल्ली होती है। दोहरी झिल्ली पेड़ पौधों को चाहिए भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए। यह सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज जो कि कोशिका को, पादप कोशिकाओं को दृढ़ संरचना प्रदान करती है। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी एवं निर्जीव होती है। इसका आवरण मोटा होता है और इसमें अर्धपारगम्य वाली कोई बात नहीं होती है, यह पारगम्य होता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है अल्टमैन। आप इसे याद रखने के लिए अल्टमैन को अल्टरमैन भी दिमाग में रख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टर आदमी ने किया था। तो इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है अल्टमैन, जबकि इसका नामकरण किया था बेंडा ने। बेंडा ने ही इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, जबकि अल्टमैन ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया था। ध्यान में रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करता है अल्टमैन, नामकरण किया था बेंडा ने, अल्टमैन ने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया था। कोशिका का पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि कोशिका को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होती है। कोशिका को ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है इसको हम समझ लेते हैं। जब हम श्वसन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया को देता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच करके ऑक्सीजन का एक चक्र चलता है, साइकिल चलता है, एक चैन चलता है। और इसकी खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे क्रेब्स चक्र कहा जाता है। और इस क्रेब्स चक्र के फलस्वरूप
एटीपी बनता है और 36 एटीपी मिल करके ग्लूकोज बनाते हैं और यही ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का श्वसन केंद्र कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। ध्यान रखना है कि तीनों का जवाब एक ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन केंद्र, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का ऊर्जा केंद्र तीनों कहा जाता है। नेक्स्ट है गोल्जी काय, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके खोज करता है कैमिनो गोल्जी, कमीना गोल्जी, सॉरी याद करने का ये मेरा ट्रिक है। गोल्जी काय के खोज करता है कैमिनो गोल्जी। ये शराबी का कार्य करता है, शराबी नहीं शराबी, शराबी यानी कि ये द्रव्य पदार्थ को अंदर और बाहर आने जाने देने की अनुमति प्रदान करता है। यह लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है, यानी कि कोशिका विभाजन के समय में सेल प्लेट्स के निर्माण में इसका अहम भूमिका होता है। गोल्जी काय को ही यातायात का प्रबंधक कहा जाता है, यानी कि हमारे शरीर के संपूर्ण भाग में ऊर्जा वितरण का कार्य ये गोल्जी काय ही करता है, यानी कि इसे ऊर्जा का प्रबंधक भी कहा जा सकता है। यानी जब हमारा शरीर का कोई पार्ट थक जाता है या जिस पार्ट को ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो यह गोल्जी काय ही शरीर के अन्य भाग से ऊर्जा संग्रहित करके उस भाग को ऊर्जा पहुंचाता है। नेक्स्ट है रसधानी यानी कि वैकुल। वैकुल को जल रक्षक कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में 65% पानी की मात्रा होती है और यह पानी सिर्फ हमारे पेट में नहीं होता बल्कि इसी कोशिकांग में कोशिका के अंदर रहता है जो हमारे संपूर्ण शरीर में फैला हुआ होता है, यानी कि रसधानी ही जल की रक्षा करता है, इसलिए इसे जल रक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट है तारक काय, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य जंतु कोशिका विभाजन में मदद करना होता है। यहाँ जंतु कोशिका विभाजन का मतलब टूटना नहीं है बल्कि एक कोशिका से दो नई कोशिका का निर्माण करना होता है, यानी कि यहाँ कोशिका विभाजन का मतलब कोशिका का पुनर्निर्माण करना होता है। हमारे शरीर में सबसे तेजी कोशिका का विभाजन यकृत में होता है, लीवर में होता है, यानी कि यदि लीवर में कहीं क्षतिग्रस्त हो जाए, टूट फूट जाए, हल्का सा कट फट जाए तो यह इतना तेजी से इसमें कोशिका विभाजन होता है कि यह अपने आप को ठीक कर सकता है। जबकि हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। जब हमारे शरीर में कोशिका का अनियंत्रित विभाजन होने लगता है तो इसी के कारण हमारे शरीर में कर्क रोग या कैंसर रोग हो जाता है। हमने यहाँ बताया कि हमारे शरीर के यकृत यानी कि लीवर में सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन होता है, जबकि मस्तिष्क के न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो फिर क्या कारण है कि ब्रेन ट्यूमर होता है? तो इसका कारण है कि हमारे मस्तिष्क में 90% न्यूरॉन होता है और 10% भाग ग्लियल सेल होता है, और इसी ग्लियल सेल में इस सेंट्रोसोम की उपस्थिति के कारण कोशिका का तेजी से विभाजन होता है, अनियंत्रित विभाजन होता है। इसी अनियंत्रित विभाजन के कारण हमारे मस्तिष्क का ब्रेन ट्यूमर होता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे मस्तिष्क में 90% न्यूरॉन होता है और इस न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। यही कारण है कि जब हमारे सिर पर जोर से चोट लगता है, हड्डी टूट जाती है, और हड्डी टूटने के कारण जब न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसका कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसी के कारण आदमी हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है, मर जाता है। नेक्स्ट है अंतःप्रद्रव्य जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER। यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है और यह जो है यांत्रिक अवलंब का काम करता है, यानी कि कोशिका को पचकने से बचाता है। यहाँ हमने लिख दिया स्पष्ट, यह कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित यानी कि शाखाओं में बटा हुआ झिल्लीदार झिल्लीनुमा अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है।
यानी कि अनियमित रूप से इसमें शाखा बिछी हुई होती है, शाखा का जाल बिछा होता है और यही यांत्रिक अवलंब का काम करता है, कोशिका को पचकने से बचाता है। यहाँ इस फिगर को समझ लेना आवश्यक है। यह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चित्र है, अंतःप्रदब्बयी जालिका का चित्र है। इसका एक भाग खुरदुरी होता है, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसी रफ वाले भाग से प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन के निर्माण में राइबोसोम इसका सहयोग करता है। जबकि दूसरा भाग चिकना होता है, स्मूथ होता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी चिकने भाग से चिकनी पदार्थ निकलती है, यानी कि तैलीय पदार्थ, चर्बी वगैरह इसी भाग से निकलता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम के खोजकर्ता हैं डी डुबे यानी ले डुबे। ये मेरे याद करने का ट्रिक है, चूँकि लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो जीव द्रव्य को गला देने की या नष्ट कर देने की, एक तरह से कहिए कि डुबा देने की, नष्ट कर देने की क्षमता रखते हैं। कभी कभी कोशिकीय उपापचय में व्यवधान आने पर जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो यह लाइसोसोम फट जाती है। फलस्वरूप यह अपने ही कोशिका का पाचन कर देता है, नष्ट कर देता है। इसीलिए इसे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है या आत्मघाती थैली कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है और यह अपने उम्र पूरा होने पर स्प्लीन में जाकर के मर जाता है, प्लीहा में जाकर मर जाता है। इसीलिए स्प्लीन को या प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम के खोजकर्ता हैं पैलाडे। राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। पूरे कोशिका को प्रोटीन का आपूर्ति राइबोसोम ही करता है, इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। इसके खोजकर्ता हैं डुजार्डिन, जबकि इसका नामकरण किया था पुरकिंजे ने। इसको ध्यान में रखना होगा, पूछते रहता है बराबर कि जीव द्रव्य का खोजकर्ता है डुजार्डिन, जीव द्रव्य के नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने। कोशिका में जो द्रव भरा होता है उसी को जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य बहुत गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी कि कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य भरा रहता है, द्रव होता है, वह गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो चिपचिपा होता है। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात पूछे जीव द्रव्य में, तो जीव द्रव्य में सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है लवक यानी कि प्लास्टिड। लवक को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है बर्नी लवक, दूसरा होता है अबर्नी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। बर्नी लवक ये पेड़ पौधे के विभिन्न भागों में जैसे फल फूल आदि को कलर प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। जैसे कि लाइकोपिन के वजह से टमाटर लाल होता है और गाजर का रंग नारंगी होने का कारण कैरोटीन होता है। इस प्रकार पौधों में कलर का डिसाइड करने का भूमिका बर्नी लवक का होता है। अबर्नी लवक ल्यूकोप्लास्ट, पौधे का वह भाग जो सूरज के प्रकाश से वंचित रह जाता है, जैसे कि जड़, भूमिगत तना आदि। नेक्स्ट है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक में ही यानी कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल की मौजूदगी के कारण ही पौधे अपना भोजन बना पाते हैं, सूरज के प्रकाश में अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसलिए क्लोरोप्लास्ट को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका संरचना का लास्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। केंद्रक के खोजकर्ता है रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के अंदर जो तरल गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है उसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य, और इसी केंद्रक द्रव्य में महीन धागों जैसा जाल बिछा रहता है जिसे कहा जाता है क्रोमैटिन जालिका। यानी कि इस केंद्रक के अंदर जो तरल गाढ़ा पदार्थ भरा रहता है उसमें जाल सा बिछा रहता है, महीन धागों जैसा जाल बिछा रहता है, उसी को कहा जाता है क्रोमैटिन जालिका, जो कि प्रोटीन और
डीएनए से बना होता है। डीएनए मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। जब कोशिका में विभाजन होता है तो यही क्रोमैटिन जालिका जो होता है, ये क्रोमैटिन जालिका छोटे और मोटे टुकड़ों में छड़ जैसी रचना में बदल जाती है, जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। और यही गुणसूत्र अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। मानव में 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें 22 जोड़ा महिला और पुरुष में समान रूप से होता है, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में X और Y होता है, जबकि महिला में डबल X होता है। यानी कि बच्चे के लिंग निर्धारण में पुरुष के गुणसूत्र का अहम भूमिका होता है, बच्चे के लिंग निर्धारण में महिला की कोई भूमिका नहीं होती है। थैंक यू। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।